हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी के यूपीएससी के जो मेंस 2023 पेपर्स ने हैं दे वर गुड एंड इन दिस पेपर वी आर गोइंग टू डिस्कस जियोग्राफी ऑप्शनल फॉर ईयर 2023। सो एक जनरल ऑब्जर्वेशन अगर करें 2023 के ऑप्शनल्स को लेकर इनिशियल फीडबैक जो मेरे पास है, इट इज़ लाइक कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न एज इन जो भी क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो नहीं चेंज हुआ, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच वी आर बीइंग आस्क्ड अर्लियर एंड विच हैव बीन आस्क्ड दिस पर्टिकुलर ईयर, उसमें थोड़ा सा स्लाइट चेंज दिखाई देता है। टिपिकली जो भी पॉपुलर ऑप्शंस रहे रिसेंटली, सोशोलॉजी हो, पीएसआईआर हो और इवन एंथ्रोपोलॉजी, सभी में कहीं ना कहीं एक सरप्राइज एलिमेंट रहा। Now, when it comes to the geography optional paper, one unsurprising fact is कि जियोग्राफी ऑप्शन में एज सच कोई चेंजेस नहीं थे, इट इज़ बिजनेस एज यूजुअल। और जाहिर सी बात है, जो भी 2015 या उससे पहले से ट्रेंड सेट हो चुका है जियोग्राफी ऑप्शन को लेके, दैट ट्रेंड हैज़ कंटिन्यूड। मतलब आपको थियोरी प्रिपेयर करनी ही करनी है और उसके साथ में उसका एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन या एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर हमेशा ही बनते रहे हैं, तो दैट इज सेम विच हैज़ बिन अगेन रिपीटेड। सो उसमें कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है और हम लोग आजकल प्रिपेयर्ड भी होते हैं वेन एवर वी प्रिपेयर फॉर जियोग्राफी ऑप्शन। सो वी आर फेयरली प्रिपेयर्ड कि क्वेश्चंस जो होंगे वो एनालिटिकल होंगे ही होंगे। तो हमारे नोट्स भी उसी प्रकार से बनते हैं, या हम लोग कई सारी केस स्टडीज़ को भी डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करते हैं। एंड व्हेन यू प्रिपेयर इन दिस फैशन, सो फॉर दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन 2023 पेपर वाज इजी टू मॉडरेट पेपर। ठीक है, हो सकता है कि बाकी के ऑप्शनल्स जो है दे कुड बी फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट। आई वोंट से कि डिफिकल्ट थे, बट मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल्स वी आर मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बट टिपिकली जियोग्राफी ऑप्शनल वाज इजी टू मॉडरेट। आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दैट जियोग्राफी ऑप्शनल वाज मॉडरेट टू ईजी। मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट्स यहाँ पर मिले हैं। जनरली we do not find that type of questions these days. So let us discuss questions one by one. Paper 1 section A यहाँ पर है। अगर आप क्वेश्चन 1 को देखें तो एज ऑलवेज देर आर 5 क्वेश्चंस, 10 मार्क ईच। सो सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज जियोस्ट्रॉफिक विंड एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन बैरोमेट्रिक स्लोप एंड एयर सर्कुलेशन। इतना बेसिक क्वेश्चन मैंने पिछले कई सालों में पहली बार देखा है। सो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स एवरीवन knows could release force or pressure gradient force, जहाँ पर बैलेंस होता है, that is something geostrophic wind is. So sometimes I also tell this particular part in GS when I explain westerlies or even jet streams. So वहाँ पे एक छोटा सा explanation हम लोग वैसे भी प्रोवाइड करते हैं। So GS के नॉलेज से भी ये क्वेश्चन लिखा जा सकता था। Again barometric slope was that was the difference between the pressure atmospheric pressure at two places. So बेसिक क्वेश्चन है आपके। फंडामेंटल्स अगर क्लाइमेटोलॉजी के बहुत क्लियर है तो यू कुड हैव रिटन अ वंडरफुल आंसर। अब यहाँ पे मुद्दा ये था कि जियोस्ट्रॉफिक विंड के साथ आपको एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करने थे। आपको तो बताना ही था कि ये जियोस्ट्रॉफिक विंड एग्जैक्टली क्या है, और साथ में एग्जाम्पल कोट करना was an important task. Then only you will be scoring good in this particular question. Moving to next question, that is on ocean ranching. Maybe most of you or some of you would have found it a surprise question, but again ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक बुक है दैट इज ओशनोग्राफी बाय सविंद्र सिंह। फाइन, अगर आप उनके मराइन रिसोर्सेज के चैप्टर में देखें तो वहाँ पर फेयरली आपको दिखाई देगा कि ये अच्छे से टॉपिक कवर किया गया है। ये एक्वा काउबॉयज क्या होते हैं उसको भी एड्रेस किया गया है। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, अगर ये कहें तो इन लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनीवे पुशिंग फॉर द सी रैंचिंग या ओशन रैंचिंग जिसको कहा जाता है। साउथ में इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन बना था। अगेन आपके फंडामेंटल्स क्लियर है या आपकी प्रिपरेशन में सही से आपने ओशन रिसोर्सेज कवर किए हैं, तो आई डोंट थिंक दिस शुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल एनरिचमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन इसको या ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने की एक सिंपल सी ट्रिक होती है कि जस्ट फोकस ऑन एनरिचमेंट। सो वॉट एवर वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ सॉइल एनरिचमेंट, वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी थी कि हाउ, so what do you say when you think about soil enrichment? So you would be saying that कि maybe humus content जो है
ह्यूमस कंटेंट इंक्रीज हो रहा है या नाइट्रोजन का कंटेंट सही से है या बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट है उसका कंपोजिशन जो है वो बढ़ रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैड टू एड्रेस. नाइट्रिफिकेशन ऑफ सॉइल या वो आपको लिखना था, ह्यूमिफिकेशन आपको लिखना था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगेन बेसिक्स अगर आपके सॉइल डेवलपमेंट के सही हैं दैट वुड हैव बीन एन ईजी क्वेश्चन. उसको आप इलेबरेट फूड प्रोडक्शन को लेके तो कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन कुड हैव बीन अ बमर. इट इज़ टॉकिंग अबाउट डीप इकोलॉजी. एनवायरमेंट मैनेजमेंट के जो पर्सपेक्टिव्स है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था. अगेन आई थिंक एनवायरमेंटल जियोग्राफी है, सविंद्र सिंह की बुक है, उसमें ये दिया गया है. आई डू नॉट जनरली सजेस्ट कि आप ये सारी इंडिविजुअल बुक्स पढ़ें, लेकिन जिन भी नोट्स में इनका कवरेज है या ये जो आपकी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके बुक्स बनी है उसका कवरेज है, उन सारे ही बुक्स में ऐसे टॉपिक कवर हो जाते हैं. सो डीप इकोलॉजी एक्चुअली मेरे नोट्स में भी था, सो वहाँ से भी आपका कवर हो जाता. सो अगेन सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डीप इकोलॉजी इज. नेक्स्ट इज व्हाट आर एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी. ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक जियोग्राफी नहीं पूछा गया है, दिस इज अबाउट इकोनॉमिक जियोलॉजी. टिपिकली इसमें एक गलती मैंने कई सारे कैंडिडेट्स को करते हुए देखी है कि दे हैव गॉन बियॉन्ड इकोनॉमिक जियोलॉजी. ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा ये है इकोनॉमिक जियोलॉजी में आपको लिखना क्या था. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर फोकस वाज सपोज टू बी ऑन माइनिंग एंड any such activity where we are extracting resources from earth. Typically आपके जितने भी जियोलॉजी के फंडामेंटल्स में से रिसोर्सेज आएंगे, हो सकता है कि उसमें मिनरल ओर्स हो, पेट्रोलियम हो, उसमें से कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा. यही सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी थी. कई सारी केसेस में मैंने ये भी देखा कि पीपल हैव गॉन ओवरबोर्ड एंड दे हैव रिटन अबाउट लाइक कंस्ट्रक्शन एंड ऑल. आई डोंट थिंक दैट वॉज रिक्वायर्ड हियर. इकोनॉमिक जियोलॉजी पूछा गया है तो टिपिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज जो है उसी को लेके आपको यहाँ पर लिखना था. अब एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस आप एनी वे यू कैन राइट एन नंबर ऑफ टाइम्स, वी माइट हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो दैट वॉज अबाउट क्वेश्चन 1, फेयरली स्ट्रेट बारिंग अ क्वेश्चन और 2. अगेन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी आपको कई सारे बहुत सिंपल ईजी क्वेश्चंस दिखाई देंगे. पहला क्वेश्चन है पैलियोमैग्नेटिज्म को लेके, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को लेके. अब ये टिपिकल टॉपिक्स जो है, एनीवे वी स्टडी दीज टॉपिक्स इन जीएस, फाइन. तो फंडामेंटल्स तो आपके वैसे भी क्लियर होने ही चाहिए इन सारी चीज़ों के लेके, व्हाट पैलियोमैग्नेटिज्म इज एंड व्हाट सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज. अब ये आप इलेबोरेट या एलिसिडेट भी कर सकते हैं विद सुटेबल एग्जाम्पल्स या सुटेबल डायग्राम्स, दैट इज नॉट एन इशू. बट व्हाट यू नीड टू मेंशन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वाइन एंड मैथ्यूज हाइपोथेसिस. ये आना चाहिए. ठीक है, इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, जब भी आपके इतने स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं तो देन यू नीड टू गो अ लिटिल डीपर एंड यू नीड टू कोट ऑल द थिंकर्स और ऑल द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दीज थियरीज. ठीक है, तो पैलियोमैग्नेटिज्म हो या सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो, हैरी हेस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, these names need to be reflected in your answer, otherwise एकदम basic simple question है. Explain the characteristics and weather conditions associated with anticyclones giving suitable examples. fairly basic question. cyclonic condition अगर आपको पता होगी तो anticyclonic condition आपने उसके साथ पढ़ी होगी, that is nothing but the subsidence and divergence of air at surface level. और उसके characteristics अगर कहें तो dry weather होगा, फाइन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो अगेन बेसिक आपका जीएस में भी ये वाला पार्ट कवर होता है, ऑप्शनल में तो कवर होता ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर ओशन करंट्स जनरेटेड, डिस्कस देयर इफेक्ट ऑन कोस्टल क्लाइमेट विद स्पेशल रेफरेंस टू दी पैसिफिक ओशन. फेयरली बेसिक क्वेश्चन. अब यहाँ पे ओशन करंट्स कैसे जनरेट होते हैं, यू आर सपोज टू नो दिस पर्टिकुलर पार्ट. जीएस में भी आपको ये कवर करना ही होता है, ऑप्शनल में भी कवर करना होता है. डिस्कस देयर इफेक्ट्स ऑन कोस्टल क्लाइमेट विद स्पेशल रेफरेंस टू दी पैसिफिक ओशन. उसमें आपको लिखना था ईस्ट द करंट्स ऑफ द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द ओशन, देन वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द ओशन, और किस प्रकार से उसमें कोस्टल एरियाज में इम्पैक्ट होता है. तो अगेन आई हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट इन फेयर अमाउंट ऑफ डिटेल इन जीएस इटसेल्फ. वेस्टर्न कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट हम लोग जिसको बोलते हैं,
वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था. देन यू आर सपोज टू एक्सप्लेन द कोस्टल क्लाइमेट अलॉन्ग द जापानीज कोस्ट. वहाँ पे आपके फिशिंग एरियाज जो डेवलप होते हैं वहाँ पर फॉग की कंडीशन होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी थी. सो ऑन एंड सो फोर्थ. और अगर आप वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका देखें तो वहाँ पे क्या कंडीशंस होगी उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन करना था. मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 3, अगेन fairly basic question, that is what are the causes of origin of local winds, discuss their significance on prevailing weather and climate in various regions with suitable example. Basic question है, ठीक है. आप GS भी अच्छे से किए होंगे तो आप ये पर्टिकुलर आंसर लिख सकते हैं. यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके एग्जाम्पल्स अच्छे होने चाहिए और इलस्ट्रेशंस अच्छे होने चाहिए, ठीक है. थोड़ा सा डिटेल में सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे एड्रेस करना था. डिफाइन पीनी प्लेन्स, अगेन फेयरली स्टैटिक क्वेश्चन. हम लोग ने जितने भी जियोमॉर्फिक साइकिल्स प्रिपेयर किए हैं एंड इन द एंड वी हैव सेड कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल और उसके डिफरेंसेस क्या क्या रहे हैं सारे ही एंड प्रोडक्ट के. दैट इज समथिंग वी ऑलरेडी हैव डिफाइंड एंड डिस्कस्ड इन डिटेल, सो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम. नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज समथिंग which you may find a bit difficult. अब यहाँ पे पूछा है कि what are the factors affecting regional ecological changes and how do these affect human health. Now the problem in this particular question that you may end up misinterpreting the question and you may end up writing on those misinterpretations. एक interpretation आपका होगा ecological changes, you might end up missing this regional word and जो भी आप effects लिखें यहाँ पे तो उसमें भी ये एक गलती हो सकती है कि you would be writing very general effects and you will forget कि it is asking about the effects on human health. तो ये जो specificity है इस particular question में it is something कि ये question को difficult बनाती है. Now फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस, अगर ये आपको एड्रेस करने हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी सजेस्ट व्हेन वी से रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस. तो सिंपल आइडिया है रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस. आप एक रीजनल लेवल पर जब भी इकोलॉजिकल चेंजेस देखें, अब अगेन मैंने भी वर्ड्स को घुमाया है लेकिन अब रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस बोलो तो क्या कहूँ. तो देखिए हिमालय के रीजन से वहाँ पर कई सारे इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, यहाँ पर कई सारे इकोलॉजिकल चेंजेस हैं. कई सारे वर्ल्ड के रीजन्स है. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ रीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, यहाँ पर इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, राइट. सो द पॉइंट इज यू नीडेड टू आइडेंटिफाई दीज पर्टिकुलर चेंजेस एंड फैक्टर्स. सो डिफाइनेटली फैक्टर्स जितने भी है आपके एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं और क्लाइमेट चेंज जैसे फैक्टर्स हैं. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी लिखे और क्लाइमेट चेंज यहाँ पर आइडेंटिफाई करें. इन दोनों लाइन को लेके आप इसको काफ़ी अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं कि ये रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस के फैक्टर्स क्या रहे. नाउ हाउ डू दिस चेंजेस अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ. अब यहीं पे गलती भी हो रही है कि कई सारे लोग बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड आंसर यहाँ पर लिख कर आए हैं. तो यू वेर सपोज टू एड्रेस द इशू ऑफ ह्यूमन हेल्थ. नाउ आप बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इसको एड्रेस नहीं कर सकते. यू नीड टू कोट सम examples, quote some case studies. Now a few things which come to my mind is I'll just give you a few example of regional ecological change. So एक example आप ले सकते हैं, let's say नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. अगर आप नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रीजनल इकोलॉजिकल चेंज देखें तो एक चेंज जो मुझे दिखाई देता है इट इज़ रिगार्डिंग एयर क्वालिटी. फाइन. And what are the factors for these particular changes? सारे ही आपके anthropogenic factors है. Typically you can blame factors such as agricultural practices which are being practiced here. और उसका अगर आप human health के ऊपर एक impact देखें तो एक simple सा impact आप जितने भी respiratory illness यहाँ पर आप देखेंगे उसको लेके दे सकते हैं. This can be your one example. Another example, if I want to quote, I may go to Deccan Plateau, fine, and in Deccan Plateau there is a severe issue of groundwater. ठीक है, there has been a rapid depletion in the groundwater levels
And what is the result of rapid depletion of groundwater levels? It has resulted into groundwater pollution. How? जैसे जैसे आपकी ग्राउंड वाटर की लेवल डिप्लीट होते जाएगी उसमें जितने भी सॉल्ट्स हैं या जितने भी मिनरल्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा. ठीक है, तो आप ये पूरा डिक्कन प्लेटो में एक टिपिकल प्रॉब्लम देखेंगे. देयर आर इश्यूज ऑफ फ्लोरीन, हायर लेवल्स ऑफ फ्लोरीन और अदर substances which are resulting into human health implication. Fine. So कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर आप इसको इलुस्ट्रेट करें so that would make a good answer. Fine. So that was about question number 3. Moving on to question number 4. यहाँ पर पूछा गया है given account of marine resources and their economic significance and how has marine pollution affected such resources. Again बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. पहला पार्ट तो इसका बहुत बेसिक है. दूसरे पार्ट में यू कैन इलैबोरेट. फाइन, बट व्हेन यू आर इलैबोरेटिंग मेक श्योर कि आप कुछ केस स्टडी लिख रहे हैं या कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर कोट कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये एक एडिशनल पॉइंट या एडिशनल केयर आपको लेनी थी. अदरवाइज बहुत जनरलिस्टिक आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा. ठीक है, तो जितना भी बेसिक आपके नोट्स है, स्टैटिक नोट्स है, स्टैटिक नोट से पहला पार्ट तो एड्रेस हो जाता है. दूसरा पार्ट भी काफ़ी हद तक स्टैटिक नोट से एड्रेस हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक एलिमेंट आना चाहिए केस स्टडी या एग्जाम्पल के साथ. दैट वुड बी अ बेस्ट केस सिनारियो. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक हराइजन्स एंड मिनरल हराइजन्स इन अ जनरलाइज्ड सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल यहाँ पर अगर आपको क्लियर है तो यू वुड बी नोइंग कि ये ऑर्गेनिक हराइजन्स क्या होते हैं, मिनरल हराइजन्स क्या होते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक में कितने डिफरेंसेस हैं. तो एक मेक श्योर ऑलवेज कि ये आपका जो सॉइल का टॉपिक है, प्रिपेयर दिस सॉइल वाला टॉपिक वेरी वेल. फाइन. इन लास्ट फ्यू ईयर्स आई डू नॉट फाइंड एज मेनी क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ सॉइल, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कई सारे इश्यूज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे. एक जनरल टेंडेंसी होती है सॉइल के टॉपिक को ओवरलुक करने की बिकॉज इट ओवरलैप्स वेरी वेल विद जनरल स्टडीज़. बट जनरल स्टडीज़ का जो आपका सॉइल का अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है. यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉइल साइंस में एंटर करके प्रिपरेशन करनी होगी. अगर आपकी वैसी प्रिपरेशन रही है तो आई डोंट थिंक कि ये इशू आपके लिए हो सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फेयरली बेसिक क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन. नाउ ब्यूटी वुड लाई इन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स. जितने अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप कोट करेंगे, जितने केस स्टडीज यहाँ पर देंगे, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे. फाइन. सो दैट वाज सेक्शन ए. अब देखिए अगर ये सेक्शन ए को देखें, इन सेक्शन ए विच क्वेश्चंस आई वुड पिक. सो क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी. I would rather go with again question 2 instead of 3, and I will also go with question number 4. तो मेरा अगर चॉइस मैं यहाँ पे बताऊँ तो my choice is question number 2 and question number 4. I'll tell you the reason why I'm going for question number 2 and question number 4 instead of question number 3. अगर मैं question number 3 को देखूँ, in question number 3 I have these two questions fairly straight. ठीक है, अब ये लोकल विंड्स का आप एड्रेस कर लेते हैं सही से. पीनी प्लेन्स वाले में नो मैटर कितना आपके पास नॉलेज हो, इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है. ठीक है, कई बार ये भी हो सकता है कि यू मे एंड अप इंटरचेंजिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल, और थोड़ा सा रिस्क मुझे वहाँ पे लगता है. और तीसरा अगर क्वेश्चन देखो तो तीसरा क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी था. ठीक है, सो बेटर वे इज टू हैंडल क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4. तो अगेन दैट इज़ अ जनरल ट्रेंड वी से कि आपको जितने भी क्वेश्चन की सिलेक्शंस करने हैं इन जियोग्राफी पेपर 1, सिलेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. दैट फेचेस यू मार्क्स. ह्यूमन जियोग्राफी थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, तो दैट डज नॉट फेच यू एज मार्क एज इट शुड. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. पूछा गया है सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन एज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन ह्यूमन जियोग्राफी. ठीक है, अगेन अ बेसिक क्वेश्चन. ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन की जितनी भी कंसेप्ट है उसकी डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देनी है. आपके बेसिक नोट्स में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है,
तो उसको पढ़ लीजिएगा, तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि कहाँ से इसको शुरू करना था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। डिस्कस क्रिटिकली फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, गलती कहाँ होगी? यू मे एंड अप डिस्कसिंग फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स। फाइन, नाउ यू आर सपोज टू फोकस ऑन डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो डेवलपिंग वर्ल्ड की अपनी एक प्रॉब्लम होगी, ट्रिपल ए जिसको कहा जाएगा, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। उस लाइन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल आपको डिस्कशन करना था। उसमें आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि क्या क्या वर्ल्ड में अभी कंडीशन चल रही है। यू शुड गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम अफ्रीका, सम एग्जांपल्स फ्रॉम साउथ एशिया। सो ये 2-3 एग्जांपल्स अगर आप कोट करें, दैट वुड मेक योर आंसर बेटर। क्वेश्चन सी अगेन थोड़ा सा अप्लीकेशन है। ठीक है, ह्यूमन माइग्रेशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस बिटवीन पुश एंड पुल फैक्टर्स। फाइन, तो ये इलेबरेट करना है आपको विद द रेफरेंस टू मोस्ट रिसेंट डायस्पोरा। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कि आप जस्ट पुश या पुल फैक्टर्स लिख के आए। पूछा क्या है? पूछा है बैलेंस, कि जितना भी ह्यूमन माइग्रेशन है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ बैलेंस बिटवीन पुश एंड पुल फैक्टर। सो देर आर सम पुश फैक्टर्स, देर आर सम पुल फैक्टर्स, और एक असेसमेंट है दोनों ही फैक्टर्स का, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी आर गोइंग टू हैव माइग्रेशन। ठीक है, अब अगर इसको किसी थियरी के साथ रिलेट करें, सो लेट अस से किस थियरी के साथ इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस एक आप थियरी जो कोट कर सकते थे, दैट इज लीज मॉडल ऑफ माइग्रेशन, इन विच ही सेज कि देयर इज असेसमेंट ऑफ द फैक्टर्स एक्टिंग एट प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। उस लाइन्स पे आप इसको इलेबरेट करें, और जितने भी एग्जाम्पल्स है जितने डायस्पोरा के, उसको अगर आप इलेबरेट करें तो दैट विल मेक योर आंसर। क्वेश्चन डी, हैज़ माल्थुजियन थ्योरी बीन डिस्क्रेडिटेड इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, जस्टिफाई योर आंसर। अगेन कोई भी थ्योरी पढ़े तो थ्योरी पढ़ते हुए एक बात का ध्यान रखें कि उसका कंटेम्प्रेरी अप्लीकेशन क्या है। अगर वो आपने सही से थ्योरी पढ़ते हुए ही किया होगा तो you'll be able to handle these questions well. Fine, अगर आप ये वाला क्वेश्चन भी देखें, अगेन इट इज़ ऑन द सेम लाइन कि थ्योरी है एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई थ्योरी इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। सो थ्योरी जब भी आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन जियोग्राफी में, जस्ट थिंक कि इफ़ इट इज़ अप्लीकेबल, इफ़ इट इज़ रिलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम्स, अगर वो आपके नोट्स में प्रेजेंट है तो एग्जाम हॉल में इन सारे क्वेश्चंस पे इशू नहीं होगा। सो अगेन वी ऑलरेडी हैव डिस्कस कि हाउ this particular Malthusian theory is relevant in some cases and not relevant in other cases. So example के साथ already हमारे notes में present है. Discuss the different types of polarization induced spatial inequalities and imbalances associated with growth poles. ठीक है, so again static question, growth centers का जो भी आपका theory का part है, अगर वो theory का part आपका सही है, this will complete your answer. Moving next, question 6, explain the problems and prospects of urban expansion in the context of urban fringe in developed and developing nations. अब ये एक बहुत important question हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरर हो सकता है। एरर क्या होगा? यू विल एंड अप राइटिंग अगेन जनरलिस्टिक आंसर। एक एरर ये हो सकता है कि यू वुड हैव रिटन ऑन अर्बन फ्रिंज। ठीक है, अब ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर इशू नहीं है। अर्बन एक्सपांशन जो भी हो रहा है अर्बन फ्रिंज में, उसको आपको हैंडल करना था। ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स लिखने थे, उसके प्रॉस्पेक्ट्स भी लिखने थे। अब डेवलप्ड कंट्री में ये जो अर्बन फ्रिंज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, डेवलपिंग नेशंस में डिफरेंट है, और ये दोनों ही डिफरेंसेस आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे। सो स्ट्रक्चर आप आंसर को कैसे कहते हैं, दैट इज समथिंग विच विल डिटरमाइन कि आपको मार्क्स कैसे मिल रहे हैं। सो आई सिंपली सजेस्ट कि जस्ट मेक फर्स्ट सेक्शन फॉर डेवलप्ड वर्ल्ड्स, उसमें प्रॉब्लम्स और प्रॉस्पेक्ट लिखें, और दूसरा सेक्शन बनाएं डेवलपिंग नेशंस के लिए, उसमें उसके प्रॉब्लम्स और प्रॉस्पेक्ट्स लिखें। दैट शुड बी सफिशिएंट। अगेन टू फेच गुड मार्क्स, quote examples and quote case studies. ठीक है,
प्रिपेयर्ड होने चाहिए, नोट्स में प्रिपेयर्ड होने चाहिए. Again, that is something we anyway do in our class. So what is the relation between gender equity and human development? Provide a list of commonly used gender related indices. अब दिक्कत इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी है, ठीक है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक पूछा गया है कि जेंडर इक्विटी और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है. इतना डायरेक्ट आपको कहीं भी लिटरेचर नहीं मिलेगा जिसमें ये एड्रेस किया है कि जेंडर इक्विटी कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, रिलेशन दोनों में क्या है, ठीक है. जियोग्राफी की जनरल बुक्स में आपको तो ये मिलने से रहा. हो सकता है कि बाकी जीएस के मटेरियल में या और कहीं होगा तो यू वुड हैव हैड अ बेटर आइडिया. अब लिखना है तो पहले पार्ट में आप कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली that is something which is not going to fetch you marks. Later part is easy. Gender related indices कई बार न्यूज़ में भी होते हैं, स्टैटिक में भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो उसका एक लिस्ट ही प्रोवाइड करना था. बट यहाँ पे वैसे भी मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलने जेंडर रिलेटेड इंडाइसिस में, इसमें तो आपको लिस्ट ही प्रोवाइड करनी थी. मेजर जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे डील करना था पहला क्वेश्चन था. सो अ पर्सन लाइक मी वुड बी अवर्स of answering these type of questions. Next, explain population resource use and development nexus in the limits to growth model. ठीक है, तो limit to growth model में ऑलरेडी ये पॉपुलेशन रिसोर्स और डेवलपमेंट नेक्सस के बारे में थ्योरेटिकल सारे ही एस्पेक्ट प्रेजेंट किए गए हैं. सो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एंड अगेन वाई दिस मॉडल हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है. थ्योरी में अगर आपने सही से प्रिपेयर करके रखा है तो इसके आपको आंसर्स मिल जाएंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी. फाइन. सो द पॉइंट इज, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, सो दिस इज द क्वेश्चन यू शुड नॉट बी अटेम्प्टिंग एट ऑल. फाइन. क्यों नहीं अटेम्प्ट करना है? एक तो क्वेश्चन नंबर 6b को देखें, यू मे नॉट हैव एनी क्लू ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ए को देखो, 6a, ठीक है. बहुत स्पेसिफिसिटी यहाँ पर रिक्वायर्ड है क्योंकि यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन. अगर वो अवेलेबल नहीं है आपके पास तो मार्क्स मिलना मुश्किल है. क्वेश्चन सी फेयरली थ्योरेटिकल था, तो हो सकता है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं जाए. लेकिन ए और बी इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि यू विल फेच लेस मार्क्स. सो ऑब्वियसली मुझे सेक्शन बी में से एक ही क्वेश्चन चूज करना था, तो question 6 is definitely not the one I'm going to choose. Next is explain with suitable example diagram losses model of the theory of location related to central places. Why has this been criticized? Theoretical question है, purely theoretical question, ठीक है. नोट्स में ही इसको आपने सही से प्रिपेयर कर लेना चाहिए. सेंट्रल प्लेस थ्योरी के ही एक एक्सटेंशन में हम लोग ऑगस्टस लॉश के मॉडल के बारे में बात करते हैं, और उसके लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, तो वो एक उसका बहुत बेसिक क्रिटिसिज्म भी आपको दिखाई देगा. क्वेश्चन 7b देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. हाउ कैन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हार्मोनाइज द कॉम्प्लीमेंटरी गोल्स ऑफ एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज डिस्कस. ठीक है, एक तो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट पता होना चाहिए क्या है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको नहीं पता होगा. जनरली ये लैंड मैनेजमेंट का जो इशू है, वी डील विद दिस पर्टिकुलर पार्ट इन पेपर 2. ठीक है, लैंड यूज एंड लैंड यूज मैनेजमेंट जितना भी होगा ये पेपर 2 में. तो पेपर 2 में पासिंग रेफरेंस होता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट का, या सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एज अ कंसेप्ट भी आप इल्यूसिडेट कर सकते हैं. लेकिन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डिमांडिंग कि हार्मनी कैसे होगी इन एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़. तो यहाँ पे एग्जाम्पल और केस स्टडी के साथ आपको एक एक गोल को आइडेंटिफाई करके इलुस्ट्रेट करना था कि एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होगी अगर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक कैसे होगा, या सोशल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होगा. मियरली राइटिंग थियरी इज सर्टेनली नॉट गोइंग टू fetch you marks. Write case study or write example, then only you'll get marks. The stages of demographic transition are a reflection of uneven economic development across the globe. Explain with suitable examples. Theory question है, बहुत simple question होगा, ठीक है. तो again this is something you can handle very well. Now question 7 looks like कि आप इसको चूज कर सकते हैं. Let's see question 8 क्या है. क्वेश्चन 8 में पूछा गया है रूरल सेटलमेंट्स आर एक्सप्रेशन ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर
फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। अब ये क्वेश्चन को अगर आप देखें डायरेक्टली ऐसा कोई रेफरेंस आपको बुक में नहीं मिलेगा, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा क्या गया है कि ये रूरल सेटलमेंट्स क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। अगर मैं फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट site of a settlement. If I am talking about social environment, I am talking about socio-spatial structure of a rural settlement. अगर ये दो चीज़ें आपकी फंडामेंटल्स में क्लियर है तो यू कैन वेरी वेल राइट दिस पर्टिकुलर आंसर। और बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये क्लिक हो गया एग्जाम हॉल में, हालांकि ये डिफ़िकल्ट है कि एग्जाम हॉल में आपको ये क्लिक होगा कि फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में साइट एंड सोशो स्पेशल एस्पेक्ट्स आपको लिखने हैं। तो अगेन दो तीन आप इसके अगर एक्सटेंशंस देखें तो कुछ आप इंडियन विलेजेस के स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर सकते थे, जैसे रिलीजियो रिचुअल मॉडल हमारे यहाँ है, या जितने भी कास्ट लाइन पे हमारे यहाँ रूरल सेटलमेंट्स बनती हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आप वेस्टर्न वर्ल्ड के भी बात कर सकते हैं। देखिए, एड्रेसिंग साइट इज़ नॉट, और ये फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसको एड्रेस करना वाजंट अ बिग डील। ठीक है, तो वो आप वैसे भी साइट के कंटेक्स्ट में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोशल एनवायरनमेंट की बात करें तो फिर यहाँ पे दिक्कत थी। तो इंडिया के भी एग्जांपल्स आपको देने थे, जो भी रूरल सेटलमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं, और आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वेस्टर्न वर्ल्ड के भी कुछ एग्जांपल्स देने थे, देन ओनली इट विल एड्रेस all the issues. Then question number 8b, describe the concept of planning region, explain the environmental and economic factors in the creation of such region. इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, जो थियोरी में ही लिखा है कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग रीजन क्या है, और आपके टॉपिक्स में ही है कि ये रीजनल प्लानिंग के एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। सो एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक फैक्टर इन द क्रिएशन ऑफ सच रीजन्स, ये उसी लाइन पे आपको elucidate करना है या एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8c, borders, boundaries and frontiers have a different meaning in geographical literature, substantiate your answer in the present context। ठीक है, तो ये बताना था कि बाउंड्रीज और फ्रंटायर्स एग्जैक्टली क्या है। घुमा फिरा के पूछा है कि जियोग्राफिकल लिटरेचर में इसका डिफरेंट मीनिंग है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमने जियोग्राफी में बाउंड्रीज और फ्रंटायर्स पढ़ी हैं, तो उसी को एक्सप्लेन करना था। अब यहाँ पे इशू इज़ टू प्रोवाइड प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट। ठीक है, जितने भी प्रेजेंट टाइम के आपके बाउंड्रीज और फ्रंटायर्स के इश्यूज के एग्जांपल्स आपके पास होंगे, उसको कोट कीजिएगा। दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो व्हेन इट कम्स टू चूजिंग माय वन क्वेश्चन इन सेक्शन बी, क्योंकि दो तो मैंने ऑलरेडी चूज़ किए हैं, 1 और 5 कंपलसरी हैं, दो मैंने सेक्शन ए से चूज़ किए हैं, तो सेक्शन बी में आई डिफाइनेटली गो विथ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्योंकि एक पॉइंट पे दिक्कत थी जो कि मुझे क्वेश्चन नंबर 8 में कहीं पर नहीं दिखाई देनी है, मोर और लेस ऑल आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इन नेचर, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन से तो मार्क्स उसमें ठीक ठाक से मिल जाते हैं। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, and with this we complete our paper 1. So see you again in paper 2. Thank you.